हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 12 फिजिक्स सेट 2 ग्रुप सी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम उसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 28 नंबर, अ स्ट्रॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, गिवन है करंट इक्वल टू 35 एम्पियर और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आर 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू है म्यू नॉट, जो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ 2I R। इसमें I करंट है और R डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है, जो दोनों की जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उस वैल्यू को आप पुट कीजिए तो B इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये हो गया म्यू नॉट का वैल्यू इंटू 2 इंटू आई का वैल्यू है 35 एम्पियर, 35 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर का वैल्यू इसमें है 0.2 मीटर। तो इसका वैल्यू आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा इसका आंसर आपको। Hence the magnetic field of the magnitude of the magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire is 3.5 into 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, राइट डाउन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको फैराडे लॉ को डिस्कस करना है। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 29, फैराडे दो लॉ दिए थे, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अब हम डिस्कस करते हैं। फैराडेस लॉ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का एक बेसिक लॉ है जो हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट से टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ। फैराडे का दो लॉ है, दो नियम है। फर्स्ट लॉ है जो ये डिस्क्राइब करता है कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए कंडक्टर कैसा होगा, और सेकेंड लॉ उस ईएमएफ को क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाइज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इसे आप आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा तो वैसे एक ईएमएफ सर्किट में जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। पहला लॉ ये कहता है हमें। सेकेंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितना फ्लक्स चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो उससे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और डेल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये डेल फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया सेकेंड लॉ फैराडे का। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, स्टेट हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स वेरीज विद द लीनियर मोमेंटम p। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं। सिंपली अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर मोमेंटम से। इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो लीनियर मोमेंटम घटेगा, और लीनियर मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ घटेगा। तो उससे हमें प्रूव कर दिया, इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप ये डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख करके उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो उसमें आपको इतना करके दिखाना होगा। तो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है फोटोन के लिए, E इक्वल टू एच न्यू। एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। सी इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दीजिए। और आइंस्टाइंस थ्योरी से हम एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम है मास और सी है स्पीड ऑफ लाइट। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एनर्जी को आप इक्वेट कीजिए तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिए तो आपको लेमडा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी आएगा, और एम सी इक्वल टू होता है पी, इसलिए उसको एम सी को हम रिप्लेस कर दिए पी से। तो पी इसमें है लिनियर मोमेंटम। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम p। इसका मतलब यह है कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो p घटेगा, p बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। ठीक है, इसे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर
31 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी and derive the relation between this, derive the relation, given relation n equal to n naught e to the power minus lambda t। ओके, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो एक्टिविटी आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन यहां से भी। वैसे रेडियो एक्टिविटी एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक अनस्टेबल या फिर जिसे हम कह सकते हैं अस्थिर न्यूक्लियस अंडरगोज टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि वो रेडिएट करके अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होना चाहता है, वो रेडिएट करता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसका यूनिट होता है क्यूरी एंड रदरफोर्ड, और क्यूरी और रदरफोर्ड में ये रिलेशन है 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁴ रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसे हम माइनस dn डिवाइडेड बाय dt भी कहते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, n इसमें है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट t। यहाँ हम लिख दिए n का n क्या है और लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है, जो कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसे हम डीके कांस्टेंट कहते हैं, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी इसका नाम है। तो dn डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू हो गया माइनस लैम्डा n। ठीक है, अब इस n को इधर भेजिए और dt को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो dn डिवाइडेड बाय n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt हो गया। दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा log बेस e n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। इसे इक्वेशन 1 दीजिए। इसमें c जो है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। c का वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 0 n इक्वल टू n नॉट। तो इससे हमें c का वैल्यू आ जाएगा, इसमें आप पुट कर दीजिए t का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया और n के जगह पे n नॉट, तो c इक्वल टू आपके पास आ गया log बेस e n नॉट, c का वैल्यू। अब इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो इससे आपको आ गया log e n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log बेस e n नॉट। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, log वाले टर्म को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और सॉल्व कीजिए। log का प्रॉपर्टी है कि अगर दो log इस तरह से सब्ट्रैक्शन में रहता है तो उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log बेस e n डिवाइडेड बाय n नॉट भी हम इसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाइए तो log टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ बच जाएगा n डिवाइडेड बाय n नॉट, इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यही हमें क्वेश्चन में यही रिलेशन प्रूव करने के लिए दिया गया था, जिसे हमने प्रूव कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का कहने का मतलब है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी को, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को हम बढ़ाएं। तो अगर हम ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को अगर डोप करेंगे तो वो हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट करने का मतलब है जिसका उस एटम के वैलेंसी, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, मींस जिसका वैलेंसी 3 हो, जैसे एल्युमिनियम और बोरॉन, इसका वैलेंसी 3 होता है। इसमें हम डोपिंग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोपिंग करते हैं, जिसके कारण उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है टेट्रावैलेंट, जिसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल के 3 इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, तो जिसके कारण उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें उसका उल्टा, एन टाइप में उसका उल्टा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, इसमें पेंटावेलेंट मींस जिसका वैलेंसी 5 हो, जैसे कि फास्फोरस, पी फास्फोरस, ये डिफरेंस है। इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसमें उसका उल्टा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स की तुलना में। इस प्रकार हम पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस डिस्कस कर लिए ब्रीफली। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, व्हाट आर लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
हाँ, लॉजिक गेट एक तरह का बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि बेसिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन पे बेस्ड होता है। ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर डिजिटल सर्किट विच वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर पे वर्क करता है 0 and 1, उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं और इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड विच कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन लॉजिकली, ठीक है, ये लॉजिक गेट हो गया। और ये सर्किट हो गया रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट होता है जिसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप सी, क्वेश्चन नंबर 34। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का हमें फंक्शन बताना है। तो इसका आंसर अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसमीटर क्या, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन चैनल में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। तो उसमें हम ट्रांसमीटर और रिसीवर का इसमें पूछा गया है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, जो ट्रांसमिट्स करता है कोई भी सिग्नल को, और रिसीवर क्या होता है, उस सिग्नल से डिजायर्ड मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर, सिंपल टर्म्स में। अब हम इसमें देख लेते हैं, ट्रांसमीटर इट इज ए डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है या फिर सर्किट हम कह सकते हैं, इट इज ए डिवाइस और सर्किट दैट प्रोसेसेस एन इनकमिंग मैसेज सिग्नल को प्रोसेस करता है ताकि उसे सुटेबल बनाया जा सके, सो एज टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए उसे सुटेबल बनाया जा सके, और उसके साथ उसको ट्रांसमिट किया जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसमीटर। फिर हम कहते हैं रिसीवर को डिस्कस करते हैं। वो क्या करता है, रिसीवर का काम क्या होता है, वर्ड पे इसका आंसर छुपा हुआ है, रिसीव करने का काम जिसका है उसे हम कहते हैं रिसीवर। तो इसे भी आप लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस और सर्किट इट which performs the function of receiving the information sent by transmitter। सिंपल में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं, इट एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल्स फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। चैनल के आउटपुट में रिसीव्ड सिग्नल से डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को वो रिसीव करता है। इट एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट, ठीक है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर आप समझ गए। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया ग्रुप सी के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।